गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रमेश गायदने, डायरेक्टर होप हार्ट हॉस्पिटल गोंदिया। लास्ट हमने स्क्रीनिंग पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑन कंपोनेंट्स ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और जितना भी कंपोनेंट था मेटाबॉलिक सिंड्रोम का वो साइलेंट किलर्स होते हैं। जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड, नंबर 1 इस्चेमिक हार्ट डिसीज और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण ही होते हैं और हम इनसे अगर सही टाइम पे स्क्रीनिंग कर ले तो काफ़ी जानें बचाई जा सकती है। बट इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी ये कंपोनेंट्स है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के, ये साइलेंट किलर्स है, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होती। इसीलिए एक छोटी तकलीफ को या तकलीफ के स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें पकड़ी जा सकती है। तो वो सिम्टम समझना, पेशेंट की तकलीफ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कुछ रियल लाइफ केसेस डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी के सभी केसेस होप हार्ट हॉस्पिटल से लिए गए हैं और इसमें ये दर्शाया गया है कि एक छोटी सी टेस्ट कैसे पेशेंट को हेल्पफुल हो सकती है उसकी बड़ी बीमारी के बारे में जानने के लिए, बताने के लिए और जान बचाने के लिए। तो कुछ रियल लाइफ केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट केस, तो कई बार ये होता है कि जो यंग पेशेंट्स होते हैं, 16, 17, 18 साल के पेशेंट्स आते हैं और पहले से ही एज ए डॉक्टर हमारे दिमाग में होता है कि नहीं यार, ये तो नाटक कर रहा है, ये टाइम पास कर रहा है, ये डर गया है। तो जो फर्स्ट केस है उसमें हम ये बताने चाह रहे हैं कि यंग पेशेंट्स आर नॉट ऑलवेज हेल्दी और साइकेट्रिक पेशेंट्स। दो केस है, एक केस ए है, केस बी है। केस ए में यंग मेल प्रेजेंटेड विथ पाल्पिटेशंस, केस बी में यंग फीमेल प्रेजेंटेड विथ चेस्ट पेन, प्री सिंकोप एंड ब्लैकआउट्स। तो दोनों केसेस में रिलेटिव्स का मानना था कि पेशेंट्स नाटक कर रहे, कोई तकलीफ नहीं है। जब ईसीजी ली गई केस ए की, तो बेसलाइन ईसीजी में काफ़ी टैकीकार्डिया था, पीआर इंटरवल काफ़ी शॉर्ट था और इट वाज मोर सजेस्टिव ऑफ डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम। और जो केस 2 था उसमें भी जो ईसीजी था काफ़ी वियर्ड था और वो भी डब्ल्यूपीडब्ल्यू या अरिदमिक ईसीजी था। तो जो केस फर्स्ट है वो पीएसवीटी में कॉम्प्लिकेशंस में टर्न अप हुआ, पैराक्सिजोमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और केस बी में परसिस्टेंट चेस्ट पेन होने के कारण एंजियो किया गया, जिसमें ये मालूम चला कि उन्हें एलएडी का मायोकार्डियल ब्रीच है। तो इस केस से हम समझते हैं इम्पोर्टेंस कि बेसलाइन ईसीजी यंग पेशेंट्स में किए तो हमें कुछ जेनेटिक अरिथमिक अब्नॉर्मलिटीज मालूम चली। पाल्पिटेशंस और ब्लैकआउट्स में पॉसिबिलिटी होती है अरिथमियाज की यंगर पेशेंट्स में, तो ये इंपॉर्टेंस है ईसीजी का, पाल्पिटेशंस का और ब्लैकआउट्स का। तो की होम लर्निंग क्या है इस केस से कि पाल्पिटेशंस कैन बी ड्रेडफुल एंड नॉट ऑलवेज एंजाइटी। अरिथमिया और जेनेटिक चैनलोपैथीज वो इमरजेंसीज के लाइक प्रेजेंट हो सकती है। जरूरी नहीं हो कि एक पेशेंट में एक ही सिंगल इटियोलॉजी हो, जैसे हमारे केस में डब्ल्यूपीडब्ल्यू भी था और मायोकार्डियल ब्रीच भी था। और हार्ट डिसीजेस यानी सिर्फ ब्लॉकेजेस या हार्ट अटैक्स नहीं होते, दूसरी भी पॉसिबिलिटीज होती है। तो साइंस क्या है इस केस में? ईसीजी एट राइट टाइम विल डेफिनेटली सेव योर लाइफ। केस टू में हमें क्या लर्निंग मिलती है? कई बार ऐसे होता है कि भैया जवान पेशेंट है तो बीमारी की शुरुआत होगी, बट हमारे एक केस का प्रेजेंटेशन का नाम है यंग पेशेंट्स फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन कैन बी ड्रेडफुल। एक पहला केस है, 17 साल की फीमेल है जो डिस्निया काम करने पे दम के साथ आए, डिस्निया ऑन एक्सर्शन। सेकेंड केस है 32 ईयर्स ओल्ड मेल जिन्हें डिस्निया एट रेस्ट है और वो सो भी नहीं पाते। तो दोनों केसेस में रिलेटिव्स का मानना था कि कुछ नहीं है, छोटा मोटा होगा। तो जब हमने ईसीजी की फर्स्ट केस का, तो उन्हें आर वेव इन V1 था जो अबनॉर्मल होता है, जो अबनॉर्मलिटी ढूंढनी पड़ती इस केस में। और जब हमने इको किया दोनों केसेस में, तो जो फर्स्ट केस था 17 साल का, उसमें हमें लार्ज ऑस्टियम सेकंडम ASD मिला, सेप्टल डिफेक्ट मिला। और जो दूसरा केस है जो अभी फेलियर में था, उसमें हमें सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस और ह्यूज लेफ्ट एट्रियम मिला। तो दोनों केसेस में स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी थी। यह है इंपॉर्टेंस डिस्निया का। पहले केस को ब्रोंकाइटिस करके भी मिस किया जा सकता था, इवन दूसरे केस को भी रेस्पिरेटरी कंपोनेंट करके मिस किया जा सकता था। तो की होम लर्निंग ये है कि कंजेनिटल हार्ट डिसीज और वल्वुलर हार्ट डिसीज इजीली मिस हो सकते हैं, कुछ नहीं होता, ये हमने कभी नहीं सोचना चाहिए जब भी हमारे पास पेशेंट आता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज। तो कंजेनिटल हार्ट डिसीज और वल्वुलर हार्ट डिसीज फुल्ली रिवर्सिबल है, ट्रीटेबल है अगर टाइम पे किया जाए। लेकिन अगर इन्हें मिस कर दिया जाए तो यही यंग पेशेंट्स जिंदगी भर हार्ट फेलियर के साथ में हॉस्पिटल्स में आते रहते हैं। तो साइंस क्या है?
जैसे यंगर पेशेंट्स में डिवाइस क्लोजर, रिमेटिक हार्ट डिसीज में BMV विल डेफिनेटली सेव देयर लाइव्स। अभी केस थर्ड क्या है? हम कई बार ये सोचते हैं कि खांसी है तो रेस्पिरेटरी होगा। कफ इज नॉट ऑलवेज रेस्पिरेटरी। दो केसेस है, एक ये और बी। यंग मेल 32 फिटनेस के लिए आए गवर्नमेंट पोस्ट के लिए और उनका मानना था कि उन्हें ब्रोंकाइटिस का उपचार चल रहा है। केस बी था यंग मेल 35, कफ था उनको कुछ दिनों से, लेकिन अभी सीवियर कफ हो गया करके वो आए। तो जब ECG लिया गया फर्स्ट केस का तो उसमें LBB भी था। सेकेंड केस में पुअर आरवे प्रोग्रेशन था जो सजेस्ट करता है प्रोबेबली सेकेंडरी टू इंटरवल एमआई, एक्सटेंसिव इंटरवल एमआई। तो ये इको डायग्राम, इको स्टील फ्रेम है केस ए की, जिसमें आप देखेंगे तो ये पूरा हार्ट है येलो वाला और उसका ऑलमोस्ट 70% लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जिसमें आप दे सकते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन वाज हार्डली 14%। ये उस 32 ईयर्स ओल्ड मेल का है जो सोच रहा था कि उसको ब्रोंकाइटिस है। इट वाज रादर कार्डियक अस्थमा सेकेंडरी टू लॉन्ग स्टैंडिंग हार्ट फेल्योर एंड लॉन्ग स्टैंडिंग डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ये इको है उनका। ये केस बी है जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक एपेक्स पे क्लॉट है और LV काफ़ी बड़ा हुआ है और इजेक्शन फ्रैक्शन इज हार्डली 10%, लेट प्रेजेंटेशन ऑफ एंट्रोल एमा इन ए यंग मेल। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 2D इको एट राइट टाइम और इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट मिसिंग आउट कफ एज अ कार्डियक कॉज। सो टेक होम लर्निंग क्या है? कार्डियोमायोपैथीज जीनेटिकली इंड्यूस हो सकते हैं, इन्फेक्शन से इंड्यूस हो सकते हैं, अल्कोहल टॉक्सिन से इंड्यूस हो सकते हैं और एक्यूट कोरोनरी इवेंट हो सकता है। अर्ली मैनेजमेंट डेफिनेटली हेल्प करता है इन केस में, इनके पैसे बचाता है। लॉन्ग टर्म अगर हम प्रॉपर गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी करें तो जो बड़ी बड़ी थेरेपीज है CRTD, इनसे भी इन्हें बचाया जा सकता है, कॉस्ट सेविंग हो सकती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इंप्रूव की जा सकती है। तो इस केस में साइंस क्या है? 2D को एट राइट टाइम कैन सेव योर लाइफ। केस फोर क्या है? डिस्निया या ब्रेथलेसनेस, जो हमेशा जनरली हम रेस्पिरेटरी समझते हैं, ये एक हार्ट अटैक या हार्ट के खून सप्लाई की इनसफिशियंसी भी हो सकती है। 40 ईयर्स ओल्ड मेल है, मोबाइल शॉप ओनर थे, खाना खाने के बाद डिस्निया होता है करके आए थे। उनका मानना था कि ये बेसिकली एसिडिटी है, तो कोई भी जांच के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें बताया गया कि एसिडिटी से जान नहीं जाती, आप जांच करा लो, हार्ट का तकलीफ हो सकता है। तो बेसिक स्क्रीनिंग के लिए उन्हें एग्री किया गया, बेसिक स्क्रीनिंग कराई गई। बेसलाइन ECG नॉर्मल था उनका, इको नॉर्मल था, उन्हें ट्रेडमिल सजेस्ट किया गया, रेस्टिंग ECG नॉर्मल थी, इवन पीक एक्सरसाइज ECG ट्रेडमिल में नॉर्मल थी। लेकिन जो रिकवरी स्टेज था, रिकवरी स्टेज में ट्रेडमिल में लैटरल लीड्स में ग्रॉस ST डिप्रेशंस थे, वो सजेस्ट कर रहे थे कि देयर इज इस्चीमिया एंड ट्रेडमिल टेस्ट इज पॉजिटिव। तो इन्हें एंजियोग्राफी सजेस्ट किया गया बट वो विलिंग नहीं थे, वो गए घर। कुछ दिनों बाद फिर वापस आए कि डॉक्टर साहब तकलीफ इंप्रूव नहीं हुई, तब उन्हें बताया गया कि एंजियोग्राफी की आपको ज़रूरत है, जो आप पहले तैयार नहीं थे। उनकी एंजियोग्राफी जब की गई तो उन्हें क्रिटिकल ट्रिपल वेसल डिजीज था, LCX, RCA, LED, तीनों नलियों में ब्लॉकेजेस थे। LED तो क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन था और RCA में काफ़ी क्रिटिकल था, LCX में ऑलमोस्ट 70-80% जैसा था। तो आप अगर डायग्राम देखोगे तो ऑलमोस्ट ट्रिपल वेसल डिसीज है, सीवियर, जिसके लिए उनको अर्जेंट बाईपास सजेस्ट किया गया। स्टिल वो विलिंग नहीं थे, वो घर गए, दवा गोली उन्होंने कंटिन्यू किया है। तो ये इंपॉर्टेंस क्या दिखाता है? ट्रेडमिल टेस्ट, कि ट्रेडमिल टेस्ट ने इस केस में इनकी बीमारी पकड़ी जो पहले के टेस्ट नॉर्मल थे। और डिस्निया मिस आउट नहीं करना यंगर पेशेंट्स में कितना इंपॉर्टेंट है। तो टेक होम लर्निंग क्या है? फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्लिपिडीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इनकी डिटेल हिस्ट्री ली गई तो उन्होंने बताया कि उनके फैमिलीज में काफ़ी कम उम्र में हार्ट अटैक्स आते हैं। तो डेफिनेटली ये फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया का केस है। दिस इज रियल एंड रियल थ्रेट है यंगस्टर्स को, फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। तो जब भी तकलीफ हो लिपिड्स देखना तो काफ़ी जरूरी है। तो साइंस क्या है? ट्रेडमिल टेस्ट एट राइट टाइम कैन डेफिनेटली सेव पेशेंट्स लाइव्स। फिफ्थ केस है, जनरली ऐसे होता है कि हार्ट अटैक से यानी चेस्ट पेन हो गई, तो नॉट नेसेसरली। इसके दो केस है। 64 ईयर्स ओल्ड मेल है, उसको ट्रांजिएंट अनइजीनेस हुआ, उनको कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं है। सेकेंड केस है 60 ईयर्स मेल, ट्रांजिएंट घबराहट है, BP है उनको और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी और सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है। तो बेसलाइन ECG अगर हम केस A केस B की देखिए तो ऑलमोस्ट नॉर्मल है, उनके कार्डियक मार्कर्स किए गए वो भी नॉर्मल है।
लेकिन बेस्ड ऑन क्लिनिकल सस्पिशन उनका एंजियोग्राफी किया गया डायरेक्ट। तो अगर आप देखेंगे तो ये केस ए का एलएडी क्रिटिकली नैरोड है ऑस्टियोप्रॉक्सिमल एरिया में, और केस बी का एलएडी मिड सेगमेंट में क्रिटिकली नैरोड है। तो बोथ द केसेस में जब हिस्ट्री वॉज क्वाइट क्लियर कि देयर इज समथिंग एंड दैट्स वाई द एंजियोग्राफी वॉज डन। ये थर्ड केस है सेम टाइप का, 60s में एफर्ट एंजाइना के साथ चलने पे दम लगना, श्वास भरना, एफर्ट एंजाइना, ईसीजी ऑलमोस्ट नॉर्मल विथ क्रिटिकल ब्लॉकेज इन ऑस्टियोप्रॉक्सिमल एलएडी। तो ये 3 केसेस है जिन्होंने बताया देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोग्राफी इन अ क्लिनिकली सस्पेक्टेड केस। इंपॉर्टेंस इसका भी है कि घबराहट और अनइजीनेस को हम मिस ना करें इस पेशेंट पॉपुलेशन में, मिडिल ईस्ट पेशेंट पॉपुलेशन में। सो की होम लर्निंग क्या है? चेस्ट पेन ही हार्ट अटैक होगा जरूरी नहीं है। जो हम बोलते हैं अटिपिकल प्रेजेंटेंस, एल्डरली मेल हो, फीमेल्स हो, डायबिटिक्स हो, इनमें इफ यू आर सस्पिशियस इट कैन बी हार्ट अटैक, इट कैन बी साइलेंट हार्ट अटैक एंड हार्ट अटैक्स कैन बी मिस्ड इन दिस पेशेंट्स। ईसीजी नॉर्मल है यानी ब्लॉकेजेस नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल सीएडी भी होता है। और क्लिनिकल सिनेरियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्डियोलॉजी में रादर देन जस्ट टेस्टिंग। सो साइंस इज एंजियोग्राफी एट राइट टाइम कैन सेव योर लाइफ। इन केसेस में एंजियोग्राफी ही थी जो अबनॉर्मल थी, इवन ईसीजी कार्डियक मार्कर्स वेर नॉर्मल। ट्रेडमिल टेस्ट वॉज नॉट डन बिकॉज दे वेर हैविंग एक्टिव सिम्टम्स प्रोबेबली सेकेंडरी टू अनस्टेबल एंजाइना। सो छठवा केस हमें क्या बताता है? कई बार ये होता है कि हम जो थकावट है, फटीग है, उसको हम समझ में चलते कि ये एक्सर्शन है। तो जो हमारा केस है उसमें एल्डरली फीमेल है, उनको थकावट है, करके आए, बहुत ज़्यादा थकावट अचानक से होना, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, वाइटल्स उनके अच्छे थे, बेसलाइन ईसीजी वाज ओके नॉर्मल, लेकिन जैसे मैंने बोला उनका बीपी कंट्रोल किया गया, क्लिनिकल सस्पिशन था, मार्कर्स किंचित से बड़े हुए थे, उनका एंजियो किया गया, राइट कोरोनरी आर्टरी क्रिटिकली ब्लॉक्ड थी, इवन लेफ्ट वाज क्रिटिकली ब्लॉक्ड, जिसको ओपन किया गया स्टेंटिंग से। तो अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था कि जो आर वेव की हाइट थी वो काफ़ी पुअर आर वेव प्रोग्रेशन था, और यही एक पॉइंट था जो सस्पिशियस था कि उन्हें कोरोनरी या एलएडी एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस है। तो इम्पोर्टेंस ये है सीरियल ईसीजी और सीरियल मार्कर्स का, और इम्पोर्टेंस इस चीज़ का भी है कि फटीग को इस पेशेंट पॉपुलेशन में मिस ना किया जाए। की होम लर्निंग क्या है? फीमेल्स, एल्डरली, डायबिटिक पेशेंट्स, ये अटिपिकल प्रेजेंटर्स होते हैं हार्ट अटैक्स के। पेशेंट ही आपको डायग्नोसिस बताता है, आपको सिर्फ सुनना होता है, और सिम्टम्स आर रियल साइंस, और वो सभी इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर के होते हैं। आपको पेशेंट को टाइम देना होता है, सुनना होता है, समझना होता है। सो साइंस इज रियल इफ फॉलोड, इट विल डेफिनेटली सेव यू ऑन टाइम इफ फॉलोड। केस 7th, तो एवरी घबराहट इज नॉट एंजाइटी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि घबराहट है तो एंजाइटी होगी। यंग मेल है, घबराहट के साथ आया, हाइपरटेंसिव प्रेजेंटेशन था, बीपी वॉज लाइक 140/110 स्लाइटली एलिवेटेड, बट मार्कर्स वेर स्लाइटली पॉजिटिव, ड्रॉप आई वॉज 0.03 एंड CKMB वॉज 36 एज पर हमारे लैब के जो रेफरेंस रेंजेस हैं उनके हिसाब से। बेसलाइन ईसीजी वॉज सम एसटीटी फ्लैटनिंग इन लैटरल लीड्स, तो उनका एंजियोग्राफी किया गया, मार्कर्स पॉजिटिव था, एसटीटी फ्लैटनिंग थी और ऑनगोइंग तकलीफ थी। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो मैं वीडियोस प्ले नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम जाएगा, बट यू कैन सी सो मच ऑफ स्टैसिस इन द कोरोनरीज। ये जितना ब्लैक पोर्शन है इट इज़ हाईली स्टैग्नेंट फ्लो विच इज़ ऑल्सो बीइंग कॉल्ड एज कोरोनरी स्लो फ्लो फिनोमेनॉन, जिसके लिए हम एंटीकोगुलेशन का उपचार भी करते हैं प्रॉपरली। तो ये इंपॉर्टेंस है कार्डियक मार्कर्स का, स्लाइटली एलिवेटेड थे, तो जिससे हमें मालूम चला कि पेशेंट को कोरोनरी स्लो फ्लो है विच मे बी मल्टीपल प्लियोट्रोफिक कॉजेज फॉर द सेम। और घबराहट को मिस नहीं करना यंगर पेशेंट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। की होम लर्निंग, कोरोनरी स्लो फ्लो फिनोमेनॉन, ये प्रिकर्सर हो सकता है हार्ट अटैक्स का फ्यूचर में। डायस्टोलिक बीपी जो थोड़ा बड़ा बड़ा है, इस पर भी हमें अटेंशन देना जरूरी है, और स्टेज 1 या अर्ली हाइपरटेंशन को अच्छे से एवोल्यूशन करना, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस क्या है इस केस में कि कार्डियक मार्कर्स एट राइट टाइम कैन सेव योर लाइफ, जैसे कार्डियक मार्कर्स स्लाइटली एलिवेटेड थे इस केस में। 8th केस क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% ऑफ द टाइम जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका मानना होता है कि उसे एसिडिटी हुई है। वो एसिडिटी नहीं होती है, वो गैस नहीं होती है, वो मैक्सिमम टाइम अटैक होता है डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल सिनेरियो। तो ये केस है जिसमें 64 ईयर्स ओल्ड मेल है, उन्हें एसिडिटी हुई, उनको एसिडिटी गोलियाँ खाने से, एसिडिटी की गोली खाने से अच्छी भी हुई, लेकिन वो पढ़े लिखे थे तो उनका डाउट था कि ये हार्ट अटैक भी हो सकता है।
ईसीजी में एज सच ग्रॉस कुछ नहीं था, वीपीसी थे इवोल्यूशन पे, मे बी इस्चेमिक वीपीसी। जब उनका एंजियो किया गया ऑनगोइंग चेस्ट पेन के लिए, तो उनको मल्टीपल टैंडम लीजन्स थे कोरोनरीज में जिनको ओपन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंस है गोल्डन ऑवर का। पेशेंट ने ये सब 1 घंटे के अंदर कराया क्योंकि पढ़ा लिखा था, और एसिडिटी को सिर्फ एसिडिटी ना समझते हुए कार्डियक पेन समझ के वो आए थे। वो काफ़ी एजुकेटेड थे और उसके कारण वो हार्ट अटैक से बच सके। तो की होम लर्निंग है कि ईसीजी इज़ वेरी सिंपल टूल। जब भी डाउट हो आपने करना चाहिए, सस्पिशियस रहना चाहिए हमेशा कोरोनरी सिंड्रोम के लिए, हार्ट अटैक्स के लिए, और जब भी डाउट हो तो इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमने जरूर आगे बढ़ना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल सिनेरियो। So what is science in this case? Correct decisions at right time will definitely save your lives in golden hour. So golden hour is important. 9th केस क्या है? कई बार ऐसा होता है कि जो बेहोशी होती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हम उसको स्ट्रोक समझ में आते हैं। तो एवरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉट स्ट्रोक। जैसे कि 45 ईयर्स मेल आया, ट्रांजिएंट सिनकोप था, बीपी वॉज 80 एंड पल्स वॉज 300। सो दिस वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अरिथमिया। ये फेसिकुलर वीटी था, पेशेंट को वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, 100 जूल का डीसी शॉक दिया गया और साइनस रिदम रिस्टोर की गई। सो ये इंपॉर्टेंस है कि सिनकोप को हमेशा लकवा या सीएनएस इवेंट ना समझे। डीसी शॉक का इंपॉर्टेंस, एक सिंपल डीसी शॉक और पेशेंट इसमें बच गया। की होम लर्निंग क्या है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अरिथमिक या कार्डियक भी हो सकती है, इसलिए पल्स देखना, हार्ट रेट देखना इंपॉर्टेंट है। डीसी शॉक कैन मेक वंडर्स, आपकी जान बचा सकता है, और कार्डियक कंडीशंस यानी सिर्फ ब्लॉकेजेस ही नहीं होते। साइंस क्या है? डीसी शॉक एट राइट टाइम विल डेफिनेटली सेव योर लाइफ। तो इसीलिए जितने भी प्राइमरी सेटअप्स है उनमें डीसी शॉक होना काफ़ी ज़रूरी है। 10th केस है कि कई बार हम अपर एब्डोमिनल पेन को पैनक्रेटाइटिस गैस्ट्राइटिस समझते हैं। 36 ईयर्स ओल्ड मेल थे, अल्कोहलिक थे, वोमिटिंग के साथ एडमिट हुए तो गैस्ट्राइटिस करके रखा गया। सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन था तो पैनक्रेटाइटिस भी सोचा गया। उनका 2 आवर्स का विंडो पीरियड था और उसी में वो 2 घंटे में ब्राइडिकार्डिया और उन्हें शॉक डेवलप होने लगा और उसी के लिए उन्हें ट्रांसफ़र किया गया। तो ईसीजी वॉज क्वाइट बैड एंड बाय उनको क्रिटिकल लीजन थी, एलईडी और आरसी में ऑलमोस्ट 99% दोनों को स्टेंट करके बचाया गया। तो ये इंपॉर्टेंस है एंजियोप्लास्टी का। और एब्डोमिनल पेन सिर्फ एब्डोमिनल पेन ही नहीं हो सकता, वो इन्फीरियर वाले एमआई, पोस्टीरियर वाले एमआई हो सकता है, इस पर भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। की होम लर्निंग, डबल हार्ट अटैक, ट्रिपल हार्ट अटैक जो सोसाइटल टर्म्स है, तो डबल वेसल ब्लॉकेजेस, ट्रिपल वेसल ब्लॉकेजेस एक साथ भी होते हैं। ऐसे केसेस में अगर क्रिटिकल लीजन्स हो तो मॉर्टेलिटी होने की शक्यता होती है क्योंकि डबल ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने की शक्यता होती है। तो इसमें साइंस क्या है? एंजियोप्लास्टी एट राइट टाइम कैन सेव योर लाइफ। अभी 11th केस, एज इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर। कई बार ये होता है कि मुझे तो कुछ है ही नहीं करके जांच नहीं करते, 50 के हो जाते, 60 के हो जाते हैं। तो ये केस बताता है, हमारे पास एक 90 ईयर्स ओल्ड एल्डरली फीमेल थी, पोस्ट मेनोपॉजल, जिसको कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं थे। 57 ईयर्स ओल्ड मेल, वेल नोन डॉक्टर, उनको भी कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं थे, बट बोथ प्रेजेंटेड विद चेस्ट पेन। तो जब हमने बोथ प्रेजेंटेड विद चेस्ट पेन, माता जी का जब एंजियोग्राफी किया तो उनका LCX टोटली ऑक्लूडेड था, पोस्टर वाले में था, जिसको एक सिंगल स्टेंट से ओपन किया गया था। और जो डॉक्टर साहब थे उनको 2 टाइट फोकल लीजन्स थे, एलईडी और RSC में, जिनको स्टेंट किया गया। तो ये इंपॉर्टेंस है चेस्ट पेन का, कार्डियक साइंस का क्योंकि एज इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर, एजुकेशन का क्योंकि 90 होने के बाद भी उनका खुद का इच्छा था कि उनका बेस्ट इलाज होना चाहिए, और एक होता है डिज़ायर कि कई बार ऐसा होता है 80 हो गया, 90 हो गया, जाने दो टाइप से भी लोग होते हैं। तो डिज़ायर टू लिव मोर ऑल्सो मैटर्स मोस्ट, तभी जाके हमको उस केस में काफ़ी भगवान के आशीर्वाद से अच्छे आउटकम्स मिले डिस्पाइट ऑफ 90 ईयर्स ओल्ड। तो की होम लर्निंग है कि असिम्टोमेटिक होना यानी रियली असिम्टोमेटिक होना एक क्वेश्चन मार्क है। ये हो सकता है हम बीमारी के सब क्लिनिकल स्टेज में हो। ये भी होता है कि जो मीडियम या पुअर लोग होते हैं वो सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और काफ़ी एडजस्टेड लाइफस्टाइल में अपना काम करते रहते हैं। तो एडजस्टेड लाइफस्टाइल डिफरेंट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफरेंट है। आपके सिम्टम्स जानने के लिए कुछ जांचें समझना जरूरी होती है। तो साइंस क्या है? इंटरवेंशंस इन एल्डरली आर सेफ कंपेयर टू द ब्लीडिंग रिस्क ऑफ थ्रोम्बोलिसिस। जैसे 90 में एंजियोप्लास्टी इज ऑलवेज बेटर देन थ्रोम्बोलिसिस और एंटीकोएगुलेशन। सो साइंस इज क्लिनिकल हिस्ट्री मैटर्स मोस्ट अबव ऑल, यानी एल्डरली है, चेस्ट पेन है, देयर मस्ट बी समथिंग इन द कोरोनरीज। 12th केस है, ब्लाइंड ट्रीटमेंट कैन नॉट बी गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी। 55 ईयर्स ओल्ड मेल आए, चेस्ट बर्निंग था, एंटीप्लेटलेट एंटासिड दोनों चालू किया गया लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ, और एसिडिटी के लिए उनको सुक्राल फिट दिया गया।
हम ईसीजी देखें तो सिर्फ सिंगल लीड चेंजेस थे, लीड 3 में टी वेव इनर्जेंस थे एंड सम पीकिंग इन द टी वेव्स था। तो जब उनकी एंजियो किया गया तो उसमें क्रिटिकल ट्रिपल वेसल ब्लॉकेजेस थे, एलएडी, एलसीएक्स, आरसीए सब में क्रिटिकल ब्लॉकेजेस थे। तो की होम लर्निंग क्या है? एसिडिटी आप समझ सकते हैं, पहले एसीएस रूल आउट कर लीजिए। हो सकता है दोनों साथ में भी हो। रेसिडुअल सीएडी काफ़ी रिस्की हो सकता है। सिंगल लीड चेंजेस भी इम्पोर्टेंट होते हैं और वो जनरली नॉर्मल नहीं होते। सिंगल लीड ईसीजी के साथ भी ट्रिपल वेसल डिसीज हो सकते हैं और नॉर्मल ईसीजी यानी ब्लॉकेजेस नहीं होते, ऐसा नहीं होता। तो साइंस क्या है? हार्ट अटैक अवेयरनेस या कार्डियक अवेयरनेस एसिडिटी के पहले आनी चाहिए, और अगर आपका कार्डियक प्रॉब्लम रूल आउट हो जाता है उसके बाद में आप उसको एसिडिटी समझ सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंस क्या है कार्डियक पेन का? कई बार ये होता है, कुछ पेशेंट्स आते हैं कि सर हमें राइट साइड में से पेन है और ये कार्डियक नहीं हो सकता है, उनका पहले ही मानना होता है। तो जो साइंस के हिसाब से नोज टू नेवल यानी आपके नाक से बेंबी तक जो भी दर्द है वो हार्ट का हो सकता है, उस हिसाब से उसको इवेल्यूएट करना चाहिए। अभी ये पेशेंट है एल्डरली, राइट शोल्डर पेन से आए, उनका बीपी वाज 220/120, ही हैड अनस्टेबल एंजाइना ऑनगोइंग, ही हैड टी वेव इन्वर्जन्स इन लैटरल लीड्स, सिंगल लीड ईसीजी चेंजेस थे। एंजियो में उनको थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन था, रामस का पूरा थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन था जो स्टेंट से क्लियर किया गया। तो हार्ट अटैक लेफ्ट साइडेड ही नहीं होते, नोज से लेकर नेवल तक चेस्ट पेन हो सकता है। अटिपिकल प्रेजेंटेशन राइट साइडेड भी हो सकते हैं, साइलेंट एमआई भी हो सकते हैं। और जब भी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी पेशेंट को होती है तो एसीएस आपने हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। साइंस क्या है? एसीएस प्रेजेंटेशन एज अ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एंड अ वाइस वर्सा इज क्वाइट कॉमन देन वी थिंक, and accelerated hypertension unmask the hidden complications of chronic hypertension. So हमें हमेशा इनको इवेल्यूएट करना चाहिए। 15th नंबर केस, चेस्ट हेवीनेस और बर्निंग इज रियल, मिडल एज्ड ड्राइवर है, एसिडिटी सोचा उन्होंने, एडमिट हुए, मार्कर्स वेयर स्लाइटली पॉजिटिव, विलिंग नहीं थे कुछ भी करने के लिए, छुट्टी लिए, छुट्टी लेके 15 मिनट दूर ही हॉस्पिटल से दूर गए, फिर चेस्ट पेन के साथ वापस आए, फिर उनका एंजियोग्राफी किया गया तो उसमें एलईडी डायगोनल क्रिटिकल लीजन प्रेजेंट थी। तो बर्निंग इज नॉट ऑलवेज एसिडिटी, कार्डियक मार्कर्स आर इंपॉर्टेंट एंड विथ पॉजिटिव कार्डियक मार्कर्स एंजियोग्राफी इज मस्ट। अभी जैसे यंग एमआई 14th केस में, जिसको मैं डिनाइल कोरोनरी डिसीज या प्रीमेच्योर सीएडी भी कहा जाता है, ये जितने भी केसेस है सब यंग पेशेंट्स हैं। आप देखेंगे यंग पेशेंट है, एलईडी मिड से टोटल ऑक्लूजन है जो थ्रोम्बोस्टर से क्लियर की गई। ये अनदर केस है, यंग पेशेंट जिसका एलईडी टोटली ऑक्लूडेड था जो पोस्ट इंट्राकोरोनरी थ्रोम्बोलिसिस सुधारा गया। थर्ड केस ये थ्रोम्बोस्टर और आईवी एंटीप्लेटलेट से सुधारा गया। तो ये तीनों केसेस में स्टेंट नहीं लगा, मेडिकेशन से नली क्लियर हो गई। अभी ये कुछ केसेस है यंगर पेशेंट्स, ये सभी पेशेंट 35 उम्र से कम के हैं। टोटली ऑक्लूडेड एलईडी एट ऑस्टियम, टोटली ऑक्लूडेड एलईडी इन द मीड, टोटली ऑक्लूडेड एलईडी इन द प्रॉक्सिमल पोर्शन, इन द ऑस्टियल पोर्शन। तो ये सब के सब केसेस 35 से कम थे जो हमने 6 केसेस अभी देखे। तो साइंस क्या है यंग पेशेंट्स में? जरूरी नहीं है कि हर यंग पेशेंट को स्टेंट लगे, वर्कअप करना जरूरी है कि क्यों अटैक आया कम उम्र में। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हमने हमेशा ढूंढ के मॉडिफाई करना चाहिए। प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैस्केड स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जिनके घर में भी कम उम्र में अटैक आया वहाँ के जो यंगर मेंबर्स है उनको इवेल्यूएट कर लेना चाहिए। गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी इंपॉर्टेंट है, पंपिंग काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाती है, गोल्डन और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यंगर पेशेंट्स में अटिपिकल प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है और इस केस में कई बार डॉक्टर ये सोचता है अटैक नहीं है, कई बार पेशेंट भी सोचता है अटैक नहीं है और इससे नुकसान होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको रिस्क फैक्टर्स एडजस्ट करने हैं जिससे मॉर्टेलिटी रिड्यूस हो सकती है। और हम वेट करते रहते हैं कॉम्प्लिकेट होने का जिसमें मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल राकेश जी झुनझुनवाला, इनका खुद का ये मानना था कि उन्होंने खुद के हेल्थ को इग्नोर किया है, उनका ये मानना था उनका वर्स्ट इन्वेस्टमेंट ही हेल्थ था। तो बेसिकली एक टाइम पे आपका पैसा काम नहीं आता, आपका अवेयरनेस काफ़ी कम उम्र से आपको बचा सकता है, आपका पैसा नहीं बचा सकता। अभी ये केस जैसे फॉर एग्जांपल इतना लेट हो गया कि वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर हो गया, इस केस में मॉर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रेगुलर अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग। अगर आप हार्ट अटैक्स को मेडिकली मैनेज करते हैं तो उसमें
डेथ रिस्क बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कार्डियक रप्चर से, अरिथमियाज से। और हमारे अगर यूनिक फीचर्स देखेंगे साउथ एशिया के, तो मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होती है, प्रीमेच्योर हार्ट अटैक्स होते हैं, कम एज में होते हैं। और हम वेस्टर्न पॉपुलेशन से 10 या 15 साल कम उम्र में ही अटैक्स आते हैं। तो हमें और अलग क्या पॉइंट्स मिलते हैं कि प्रीमेच्योर होता है, कम उम्र में होता है, छोटी छोटी आर्टरी होती है, ट्रिपल एसल डिसीज होता है, डिफ्यूज डिसीज होता है, डिस्टल डिसीज होता है, एलवी डिस्फंक्शन बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी कैल्सीफाइड भी होती है, बाइफर्केशंस होते हैं और कई बार एमआर के साथ आते हैं और उसमें वॉल रिपेयर भी लगता है। जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। एज ए साउथ एशियंस वी आर एट हाई रिस्क एंड दैट्स वाई द वर्कअप इज इम्पॉर्टेंट। कुछ फैक्टर्स है जैसे स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबिसिटी, इनको टैकल करना चाहिए। एक्सरसाइज हमेशा करते रहना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अच्छा खाना ही हमेशा खाना चाहिए। इनके साथ साथ जेनेटिक रिस्क सच एज APO-A1, APO-B भी हमने मेजर करनी चाहिए। इमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स जैसे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, होमोसिस्टिन है, इन्फेक्शंस है, पोस्ट कोविड स्टेटस है, इस पर भी हमने ध्यान देना चाहिए। हमारा नेशनल फीलिंग ये है कि हम हेल्दी है, लेकिन शुगर, बीपी, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ये सब साइलेंट किलर्स है। साइलेंट किलर्स के कोई सिम्टम्स नहीं होते और जिनको सिम्टम्स नहीं है उनको सिर्फ टेस्टिंग या स्क्रीनिंग से ही पकड़ा जा सकता है। लेकिन हर बंदे का मानना है कि सॉरी, टेस्टिंग जरूरी नहीं है। तो रियल फ्यूचर जो है वो स्क्रीनिंग ही है जो आपको बचा सकती है। पर हम इसके लिए तैयार है क्या? तो हमें तैयार होना चाहिए। कई बार हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते। सिंपल बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ को आज कंट्रोल किया जा सकता है, तो हम इन पे खर्च ना करते हुए इनसे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अटैक और लकवा, उन पे खर्च करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बहुत जल्द आपकी टेस्टिंग होकर आपने इन सब फैक्टर्स को कंट्रोल करना चाहिए। कई बार ये होता है कि हम फाइनेंसेस के बारे में सोचते हैं, तो जो गरीब से गरीब पेशेंट है वो भी 4,000 5,000 क्या नहीं बोलते बोलते नाश्ता, तंबाकू, गुटखा खाता है। ये पैसे को बचा के वो खुद के हेल्थ पे लगा सकता है और इन सब बीमारियों के कॉम्प्लिकेशन से बच सकता है। तो बेसिकली ये फाइनेंशियल इशू नहीं है, ये अवेयरनेस इशू है। अवेयरनेस जैसे बढ़ेगी उतना टेस्टिंग ज़्यादा होगा, अर्ली होगा और ये जो साइलेंट डिसीजेस है इनसे हम पहले ही बच पाएंगे। सो मनी कभी इशू था ही नहीं, अवेयरनेस का ही इशू है। कार्डियक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ट अटैक अवेयरनेस, हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी एज अ डॉक्टर्स वी नीड टू टेल patients the real truth, data and the science. We should tell them whatever emergency or reality of disease and we should not be part of social thinking कि नहीं एसिडिटी होगा, जवान है, कुछ नहीं होता, ये दवा गोली ले लो। We must encourage them for the screening and we must tell them the importance of hitting early and hard on non-communicable diseases. So जितने भी प्राइमरी केयर टेकर्स है, मेरे हिसाब से you guys are the real change. Your advice as primary caretaker is most valued. Your words matter most to the society and only you can bring the real health changes in the society. तो प्राइमरी हेल्थ केयर्स को मेरी गुजारिश है कि स्क्रीनिंग पे आप ध्यान दें, वर्कअप कराएं पेशेंट्स का। सो लाइफ इज़ अबाउट H3, हीलिंग, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। थैंक यू।